अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो था 1967 वाला, इसके फर्स्ट 3 चैप्टर को पढ़ा था। उसको मैं जल्दी से गो थ्रू करा देता हूँ क्या क्या चैप्टर थे। सबसे पहले तो मैंने ये बताया इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, ये आपको बता दें। टोटल चैप्टर 15 है। हमने 3 चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट वाले। और सेक्शन कितने? 184। 184। और हमारे पास जो शेड्यूल या स्केड्यूल कितने हैं, वो 1 ही था इसमें। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 7 दिसंबर 1967 में। ये आपको बता दें। ये वाली चीजें ये सारे वन पेपर के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें वन पेपर ही आना ना, दूसरा तो नहीं आना ना। डिस्क्रिप्टिव ये जो एमसीक्यू बेस आना, ये सारे क्वेश्चन। और WP लिखा हुआ था ये वेस्ट पाकिस्तान। और ये 17 एक्ट था उस वक्त, उस साल का, ये आपको बता दें। उस साल जो हुआ था, उससे पहले आपको बता देता हूँ। उससे पहले 16 एक्ट उस साल में नाफिजुल अमल हो चुके थे। एक और भी चीज़ आपको बता देता हूँ। एक मैंने चीज़ कल बताई थी। एक कनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले होते हैं। और एक एकड़ में कितने मरले होते हैं? 160 मरले होगा, या 8 कनाल होंगे? 160 मरले या 8 कनाल, ये आपको बता दें। और एक किले में कितने एक मरबे में कितने किले होते हैं? ये आपको बता देता हूँ। 25 किले होते हैं। ये पंजाबी टर्म है। पंजाबी में क्योंकि ये जो एक्ट है ये जमीनों से मुतल्लिक है ना। और ये आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ, ये जमीन से मुतल्लिक है, ये पंजाब में इम्प्लीमेंट है, अदर प्रोविंस में इम्प्लीमेंट नहीं है। और उसके बाद ये वाला है जो जमीनों से मुतल्लिक है। एक और भी इसमें चीज़ बताता हूँ, जो लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये कब्रिस्तान पे टैक्स लगाता है? नो। ये मतलब जो देहात में घर है वहां पे भी नहीं, ये सिर्फ जमीनों से मुतल्लिक, जहाँ पे लोग फसल वगैरह उगाते हैं, विंटर में भी या समर में भी। ये आपको बता दूं, ये वाले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ये MCQ बेस भी आए थे। और पहले चैप्टर में क्या था? डेफिनेशन था। दूसरे चैप्टर में क्या था? डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट था। और तीसरे चैप्टर में क्या थी हमारे पास? अपॉइंटमेंट और ऑफिसर की, जो कलेक्टर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, ये वाली थी। और ये वाले सारे क्वेश्चन मैंने इसमें से गो थ्रू कराए, मैंने कहा थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। और एक और भी चीज़ बताता हूँ, इनकी सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के, सीनियर सीनियर मेंबर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, सबसे इनकी क्लासिफिकेशन जब होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट DO को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये हमारे पास क्या आता है? ये कमिश्नर भी होता है, ये आपको बता दूं। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? एडिशनल कमिश्नर जो होते हैं, एडिशनल AD, साथ में हमारे पास कमिश्नर लिख दो। ये इनके सीक्वेंस है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है? कलेक्टर आता है। कलेक्टर कलेक्टर होगा। कलेक्टर को क्या कहा जाता है? ये आपको बता दूं। कलेक्टर को क्या कहा जाता है? डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, DC कहा जाता है, DC। कलेक्टर को DC भी कहा जाता है। और इसके नीचे एक सीक्वेंस बनता है, असिस्टेंट कलेक्टर होगा, जिसको असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट DC कमिश्नर, ये चीज होती है असिस्टेंट कलेक्टर। और इसके बाद हमारे पास आता है तहसीलदार। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? नायब तहसीलदार, सेकंड ग्रेड। ये सीक्वेंस है, ये याद रखना। ये समटाइम पूछ लेगा कोई भी चीज। सबसे ऊपर वाली जो इनकी सीक्वेंस है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या कमिश्नर होगा। उसके बाद फिर एडिशनल कमिश्नर होगा। फिर DC होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा। डिप्टी कमिश्नर को कलेक्टर भी कहा जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर होगा। उसके अलावा हमारे पास ये तहसीलदार होगा, ये नया तहसीलदार होगा। ये सीक्वेंस है, ये आपको बता दूं। और एक और इसकी चीज बताता हूँ। आज के जो हमारा टॉपिक्स है, सबसे पहले जो चैप्टर 4 में प्रोसीडिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, सबसे पहले चैप्टर 4 में प्रोसीडिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर क्या होता है? सब ऑर्डिनेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें क्या चीज होता है? जो बंदा नायब तहसीलदार है, ये सब ऑर्डिनेट है तहसीलदार का।
तहसीलदार सब ऑर्डिनेट है, असिस्टेंट कलेक्टर या कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किसका एडिशनल, उसने अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट देनी होती है, ये आपको बता दो सब ऑर्डिनेट इसको कहा जाता है, ये टर्म है। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं पावर टू मेक रूल हैज टू प्रोसीडिंग, पावर टू मेक रूल, रूल कौन बनाता है ये आपको बता दूं, डिपार्टमेंट बनाता है, और गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। रूल जो भी बनाते हैं ना प्रोसीडिंग के लिए, ये आपको बता दूं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा, ये आपको बता दूं। इसके अलावा एक और चीज़ है, इसमें बता देता हूँ, कुछ रूल ऐसे होते हैं जिसमें अदर मैटर्स मोड ऑफ एनफोर्सिंग ऑर्डर ऑफ एनजेक्टमेंट, बेजा मुदाखला वगैरह करते हैं, या हमारे पास डिलीवरी ऑपोजिशन होती है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव नहीं किया जा सकता, इस पे रूल बनाना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम होता है, और गवर्नमेंट इसको ना इम्प्लीमेंट करती है और नोटिफिकेशन जारी करती है, ये आपको बता दूं, ये वाली तीन ये टर्म्स है। ये एक और चीज़, सबसे पहले तो रूल बनाना किसका काम है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे इंजेक्ट वगैरह होगा, बेजा मुदाखलत होती है, वहाँ पे रूल नहीं बने हुए, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल बनाएगा और फिर गवर्नमेंट को असिस्ट करेगा, और गवर्नमेंट फिर इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये आपको बता दूँ। इंजेक्ट, ये सर्च ऑफ प्रॉपर्टी, ये वाली चीज़ है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, उसके बाद इसका थर्ड नंबर पे ऑप्शन क्या आता है ये आपको बता दूँ। सबसे पहले तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा ये रेफर होगा डिस्क्लोज, हमारे पास क्या चीज़ आती है इसमें, ये वही चीज़ आ जाती है यार, आपने किसको नानी होंदा, सब्जेक्ट टू रूल अंडर दिस सेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर में रेफर एनी केस विच एम्पावर्ड ऑफ डिस्क्लोज ऑफ एक्ट रेवेन्यू ऑफिसर सब ऑर्डिनेट टू हिम, मतलब नायब तहसीलदार ने जो इंक्वायरी करनी है उसने तहसीलदार को सबमिट करवानी, तहसीलदार ने सबमिट किसको करानी, जो असिस्टेंट कलेक्टर होगा या डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर किसको कराएगा, एडिशनल कमिश्नर। तो इस तरह इन्हें सीक्वेंस ये वो रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, ये नहीं होता वो डायरेक्ट जाके नायब तहसीलदार वो सीनियर बोर्ड ऑफ मेंबर को दे देगा, इस तरह नहीं होता, ये आपको बता दूं गवर्नमेंट बैंक में जो होते हैं ना सब ऑर्डिनेट, उसको मतलब ये इस बंदे का सब ऑर्डिनेट है तो वो उसको जाकर रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। और एक और भी, जो पर्सन बाय होम अपेयरेंस या एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर एन रेवेन्यू ऑफिसर, एक और चीज आती है जो होती है ना विरासत का, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यार अगर हमने कोई जमीन फरोख्त करनी या कोई भी चीज होती है, उसमें कौन सी होती है, एक तो बहुत से पार्टीज होती है, और सेकंड नंबर पे ऑथराइज एजेंट होता है, या लीगल प्रैक्टिस से होती है, तो ये वकील वगैरह इसके जरिए, ये जो ऑथराइज एक्सेस एजेंट होता है ना ये गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, ये वाली चीज़ है। उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक और चीज़, जब प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑथराइज एजेंट या लीगल पर्सन शुड नॉट एक्सेस द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ पे, समटाइम्स वो डस्ट बुलाता है तो फिर आपको पर्सनल तौर पर पे होना, मतलब अटेंडेंस देनी पड़ेगी, ये नहीं हो सकता आप जो अपना नुमाइंदा भेज दें या वकील भेज दें, इस तरह नहीं है। इसमें एक और भी चीज़ होता है, द फीस ऑफ लीगल प्रैक्टिस शुड नॉट अलो as post in any proceeding before revenue officer under this consider the reason to be recorded by him written, the fees should be allowed। रेवेन्यू ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है, उसको जो जिसने केस किया होता है वो उसकी वकील है या दूसरा मतलब पटिशनर है, तो वो उसको मतलब फाइन भी करवा सकता है, आपने ये केस किया तो आप इससे जुर्माना, रेवेन्यू जो ऑफिसर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, ये वाली चीज ये सेक्शन 2 में कह रहा है। पहली जो बात है, जो पर्सन अपियर होगा, एक तो बहुत पार्टीज होती है, दूसरा हमारे पास अथोराइज एजेंट होता है, तीसरा हमारे पास क्या होता है पटिशनर होता है, लीगल उसका वकील वगैरह कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास आता है सेक्शन 22, इसमें क्या चीज़ आएगी, इसमें पावर और रेवेन्यू पर्सन टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, जो रेवेन्यू ऑफिसर के पास है उसके पास अथॉरिटी भी है, वो उस शख्स को बुला भी सकता है, समन का मतलब क्या होता है, ये पर्सनली तौर पे भी बुला सकता है, और उसने अगर एक कोई चीज़ है, मेरी बात है, पर्सन जो होता है ना अपियर एट ए टाइम या प्लेस सबमिट, वो अलो करता है, ये आपको बता दूं, वो अलो करेगा खुद पेश हो, अगर खुद नहीं पेश होता है तो वो कहेगा अपना कोई नुमाइंदा भेज, अगर नुमाइंदा नहीं भेजता तो अपना वकील भेज, ये तीनों चीज़ों में वो उसके पास अथॉरिटी होती है। ये मतलब ये पाकिस्तान पैनल कोड है ना, ये आपको बता दूं, इसका सेक्शन
132 और 133 के मुताबिक ये आपको बताना होता है, ये अटेंडेंस देनी होती है रिक्वेजिशन। और पाकिस्तान कोड ऑफ क्रिमिनल जो प्रोसीजर है ना, 1908 वाला है, ये भी याद रख ले, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये भी होता है, या जो पर्सनल अटेंडेंस होती है ना, सबमिट शुड बी बॉन्ड टू स्टेट थ्रू एग्जामिनर। ये आपको बता दे, ये तीन चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें क्या करेगा, जो अटेंडेंस होगी इन अबेर समन बॉन्ड करेगा truth upon any respective which is examined to make statement to produce such a document other relating to any matter revenue officer may be required। ये देखिए, रेवेन्यू ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है, वो उसको बुला सकता है। अगर उसको वो कितने तरीकों से बुलाएगा, पहले तो वो कहेगा खुद पेश हो, खुद नहीं पेश होता कहता अपना एजेंट भेजो, एजेंट नहीं आता तो कहता अपना वकील भेजो। जो इसकी प्रोवाइडिंग होती है ना, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशन, वो 132 133 कोड जो होता है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीडिंग 1908 के तहत होती है, ये आपको बता दूं। उसके अलावा ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 22, सेक्शन जो है 2019 में जो रेवेन्यू ऑफिसर है, और 20 में जो रूल है, और 21 में जो अपेयरेंस वगैरह, और 22 में जो रेवेन्यू ऑफिसर समन बुलाने के लिए, ये आपको बता दूं। और जो 30 नंबर पे है सेक्शन, ये भी आपको बताता हूँ इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ आती है, ये भी एक चीज, ये यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी में एमसीक्यूज आने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। समन जो होते हैं ना, ये आपको बता दूं, ये कितने तरीकों से होते हैं। समन, समन टू बी राइटिंग होगा, साइन होगा, सील्ड बैक होगा, ये तीन चीजें होती हैं। समन क्या चीज होते हैं, ये हमारे पास क्या मैंने कहा, समन जो होगा, ये राइटिंग होगा, सील्ड होगा, और साथ में हमारे एवरी समन शुड बी इन राइटिंग, डुप्लीकेट शुड बी पर्पज ऑफ विच इज इशू। और इसके पास सिग्नेचर भी होगी, गवर्नमेंट की स्टैंप भी होगी, ये आपको बता दो रेवेन्यू ऑफिसर को। वो सील भी करेगा और साथ में रिटर्न करेगा। पहले जो बात है, रिटर्न करेगा, साइन करेगा और फील्ड करेगा, ये तीन चीजें होती हैं इसमें। समन बनाने के लिए तीन ऑप्शन हो रहे हैं। मैंने उसको बुलाना है, अगर अदालत में किसी ने बुलाना है तो उसके पास क्या होगा, पहली तो बात है गवर्नमेंट की स्टैंप होगी, होगी। दूसरी बात है वो रिटर्न ऑर्डर करेगा, तीसरी वो साइन करेगा, चौथी वो सील्ड करेगा। और फिर ये एक और भी चीज होती है, जो मूड ऑफ सर्विस ऑफ समन होते हैं ना, ये आपको बता दे तो ये क्या चीज होती है, बुलाने के तरीके, किस तरीके से वो बुला सकता है मूड ऑफ समन। सबसे पहले तो वो है, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, पर्सन ऑन द बिहाफ, उसके ड्रेस पे भेजेगा, ड्रेस पे भेजेगा, या उसके मतलब कोई बहन है या भाई है, माँ बाप है, कोई भी उसका रिलेटिव, उसको भी वो समन भेज सकते हैं। उसके बाद जो था उसका एजेंट है, या उसके बाद उसका जो फैमिली मेंबर है, या उसका कोई वकील है, उसके जरिए भी बुला सकते हैं। ये समन ऑफ मोड के तरीके हैं, मतलब बुलाने के तरीके हैं। और साथ में ये एड्रेस पे सेंड करता है, ये आपको बता दूं। ये तीन चार तरीके, ये आपको बता दूं समन मोड ऑफ सर्विस। सबसे पहली तो बात है, समन के राइटिंग ऑर्डर होते हैं 23 में। 24 में क्या चीज़ होती है, इसमें क्या करता है, समन बुलाने के तरीके। सबसे पहले वो क्या करेगा, इसके एड्रेस पे वो भेजेगा, रिटर्न फॉर्म में, टीसीएस होगा, बाय पोस्ट होगा। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे एजेंट को उसको इतला देगा। फिर थर्ड नंबर पे उसके जो फैमिली मेंबर है उसको देगा, ये आपको बता दूं। और इसमें जो अगला ऑप्शन है 24 का टू सेक्शन, इसमें क्या चीज़ होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चीज़ है। इसमें क्या चीज़ है, मैं उसका भी बताता हूँ आपको। इफ सर्विस कैन नॉट बी अफेक्ट मैनर, सबसेक्शन, कोई भी इम्प्लीमेंट रिफ्यूज करता है तो समन ओनली फिक्सिंग कॉपी ऑफ देयर लास्ट नोन रेजिडेंस ऑफ पर्सन। जो अगर कोई अनकार कर देता है तो वहां पे जो पर्सन होगा ना, उसको एड्रेस करेगा वो। अगर वो भी नहीं करता तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर इसको ना मुख्तलिफ तरीकों से बुला सकता है, ये आपको बता दूं। सबसे पहले तो सेंडिंग बाय पोस्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट, इसके जरिए भेजेगा। फिर उसके अलावा कॉपी इसकी देगा नियरेस्ट स्टेट विच लैंड इज सिचुएटेड। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, फिर हमारे पास क्या करे, समन रिलेटेड टू केस विच इज हैविंग सेम इंटरेस्ट नंबरस पर्सनल जो सर्विस होगी उसको रीजनेबल नॉट प्रैक्टिसेबल करेगा, ये आपको बता दूं। ये तीन चार चीजें, बस यही तरीके हैं, बाकी इतना मोटा मोटा पढ़ने की जरूरत होती है, बाकी इसमें कोई नहीं है। जो 24 है सेक्शन, ये बुलाने का तरीका है। और 23 में क्या होता है, रिटर्न ऑर्डर करता है।
और इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट 25 नंबर पे, वो भी बताता हूँ। और समन जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, पर्सन देयर बाय एडिशन सब्सटीट्यूशन एनी मोड ऑफ सर्विस, वो किसी भी तरीके से वही चीज़ें बता रहा है और कुछ भी नहीं है। और मोड ऑफ सर्विस क्या करेगा, नोटिस देगा, ऑर्डर करेगा, या प्रोक्लेम जो होता है नेशन, या देयर बाय कॉपी, इसका मतलब क्या होता है, या इश्तिहार के जरिए, या ऐलान, ये एक ऑर्डर जारी करेगा। सबसे सेक्शन 24A कहता है डॉक्यूमेंट बाय रेवेन्यू ऑफिसर या एनी पर्सन शैल बी सर्व इन मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24 के तहत। उसके अलावा नो सच नोटिस, और अवॉइड करेगा। मतलब एक बंदे यार, उसके बहुत ज्यादा बंदे हैं, वो इस तरह नहीं कर सकता यार, हर बंदे को अलग अलग बुलाए। वो जो रेवेन्यू ऑफिसर के पास अथॉरिटी होगा, जो इम्पोर्टेंट 4-5 बंदे हैं उनको बुला लेगा। बाकी जो होगा वो अखबार में इश्तिहार देगा, यार आपके ऑर्डर है तो आपने आना है, ये आपको बता दें। उसके अलावा मोड ऑफ मेकिंग प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, मोड ऑफ मेकिंग ये होता है यार इश्तिहार देना, या किसी मस्जिद में ऐलान करा दें यार ये बंदा है इसने आना है, ये आपको बता दो। इसका मतलब ये है, ये पब्लिसिटी के लिए होता है, ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोड ऑफ मेकिंग क्या होता है, इसमें होता है इशू बाय रेवेन्यू ऑफिसर एडिशन या अने पब्लिकेशन में बी प्रिस्क्राइब बाय और अंडर दिस एक्ट, मेड बाय द बीट ऑफ ड्रम या कस्टडी मेथड एंड फिक्सिंग कॉपी ऑफ देयर फोर कॉप्स इन द लैंड रिलेटेड। ये वही तरीका बता रहा है यार, इसमें ये होता है अगर मेरे पास 100 बंदों को मैंने बुलाना है, वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास है यार, इतना तो टाइम तो नहीं होगा वो अकेले अकेले बंदे को नोटिस जारी करेगा। तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा उसके पास अथॉरिटी होगी, 4-5 जो इंपॉर्टेंट बंदे हैं, उनको वो अलग इशू कर देगा। बाकियों को क्या करेगा, या अखबार में इश्तिहार दे देगा, या मस्जिद में ऐलान करा देगा, या उसके कोई रिलेटिव उसको इतला दे देगा आपने 10 बंदों को बुलाना है। ये तरीका होता है मेड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, ये कहा जाता है। और 25 में तो वो ऑर्डर जाके नोटिस देता ना, पहली बात आपने इतने दिनों के अंदर पेश होना है, तो लाजमी होना है। और एक और भी चीज़ बताता हूँ, जो 27 है ना, इसमें क्या चीज़ है, 27 में जो होती है, जो इंक्वायरी वगैरह होती है, ये आपको बता दूं, ये सारी लीगल प्रोसीडिंग होती है। ये नहीं आप कह सकते यार ये नॉर्मल है या रफ है। ये आपको बता देता हूँ, ये पाकिस्तान पैनल कोड है जो 1860 वाला, इसके मुताबिक जो सेक्शन 193, 219 और 228, ये 3 एक्ट है, सेक्शन। और ये पाकिस्तान पैनल कोड है 1860 वाला। और जो है इनके मुताबिक ये सारी प्रोसीडिंग जुडिशल होगी, ये नहीं हो सकता ये रफ है। एवरी हेयरिंग एंड डिसीजन शुड बी पब्लिक होगी, ये आपको बता दूं। द पार्टीज अथॉरिटीज, जो पार्टी जो होगी, साथ में इसके एजेंट हो गए, शैल हैव ड्यू नोटिस ऑन अटेंड, ये आपको बता दूं, ये पब्लिक होगी, ये आपको बता दूं। सेकंड नंबर पे ये कौन सी ये जुडिशल इंक्वायरी होगी, ये या इस रेवेन्यू ऑफिसर की कोई जो कार्रवाई है, ये कानून के मुताबिक है, ये नहीं हो सकती इसको मतलब आप रफ समझे। उसके पास पावर भी होती है। इसके बाद 20 नंबर 8 की जो सेक्शन है, इसमें क्या चीज़ होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सी लैंग्वेजेस होनी चाहिए, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, या सराइकी है, ये आपको पता। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी, पर ज़्यादातर हमारी जो पंजाब है ना, इसमें पंजाबी उर्दू बोली जाती है, इंग्लिश में कम ही होता है। और इसमें सेक्शन नंबर 29 में क्या होता है, अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू बी मोड अपॉन वारंटी। ये रेवेन्यू ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है यार, वो जो डिफॉल्टर होता है उसके वारंट जारी करवा सकता है, ये आपको बता दूं। साथ ही पर्सन अरेस्ट, ये देखिए 29 पे वो डिफॉल्टर हो सकता है, 28 पे क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर। और 27 पे इंक्वायरी जो होगी लीगल प्रोसीडिंग में कवर की जाए। और 26 में क्या चीज़ आती है, उसको बुलाने का तरीका होता है, वो इश्तिहार भी दे सकता है, और साथ में मस्जिद में भी ऐलान करा सकता है, गाँव में भी ऐलान करा सकता है यार ये बंदा ये इनकी इनकी मतलब इंक्वायरी है, तो ये लाजमी तहसीलदार और उसके सामने पेश हो। उसके बाद हमारे पास एक और भी चीज़ आती है, जो पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर होती है इंटर अपॉन लैंड या परमिस पर्पज ऑफ मेजरमेंट, ये किस लिए होता है, सेक्शन नंबर 30, ये आपको बता देता हूँ। इसमें क्या चीज़ होती है, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा, इसकी क्या करेगा काम, ये आपको बता दूँ, ये मेजरमेंट्स करेगा,
तो उसके अलावा डिमॉर्केशन करेगा, फिक्सेशन, इंस्पेक्शन करेगा, बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है, बनना, बाउंड्री मार्क, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्व करेगा, असेसमेंट करेगा फॉर एनी पर्पज के लिए, रेवेन्यू ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है। उसके अलावा हमारे पास प्रोवाइडिंग दैट नो परमिट यूज ह्यूमन डिवेलिंग शुड इंटर अपॉन एक्सपेक्ट, वो तकरीबन एक वो उसको नोटिस देगा 7 दिन के अंदर, मैंने यहाँ पे विजिट करना है, मिनिमम 7 दिन के अंदर वो नोटिस देता है। ये भी एक एमसीक्यू मान सकता है। या जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो जमीन जमीन का विजिट करना चाहता है, तो इसके पास वो वहाँ के गांव का जो पटवारी होगा या गांव का नंबरदार होगा, उसको वो इतला देगा, यार मैंने इस जमीन का विजिट करना है, तो उसको कम से कम 7 दिन का टाइम देगा आपने ये अरेंजमेंट्स करने। ये आपको बता दें, विदाउट सर्विंग, ये क्या चीज़ है, प्रोवाइडेड दैट नो परवेज यूज हैज ह्यूमन डिवेलिंग shall be entered upon except with the consent of the ये without serving या on the notice of not less than 7 days। ये एमसीक्यू बेस है, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ने वाली चीज, ये आपने याद रखना। जो है ना पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना, ये इंटर करेगा ना लैंड में, एनी लैंड या परमिस। एक और भी चीज बता दूं, ये तहसीलदार है, वो अगर इस फैसलाबाद में है, तो वो फैसलाबाद की जमीन का विजिट करेगा, ये नहीं हो सकता वो लाहौर की विजिट करेगा, जो इसको गवर्नमेंट ने एरिया दिया हुआ था। हर तहसीलदार का एरिया डिवाइड है, ये नहीं हो सकता दूसरा तहसीलदार इस तहसीलदार में विजिट करे और दूसरा इसमें। ये आपको बता दूं, ये भी एमसीक्यू बन सकता। सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला बताते हैं क्या सीन है। और एक और भी चीज बताता हूँ, जो तहसीलदार विजिट करेगा वहाँ के जो होते हैं ना, ये अदब एहतराम, सोशल होगा, रिलीजियस होगा, उनकी जो जिस मतलब ऐसे मतलब तहसीलदार होते हैं, वो मतलब फिरका उनका अलग है, तो वो जहाँ पे जाएगा वो दूसरे जो फिरके होंगे उनका एहतराम करेगा। ये आपको बताओ। इसमें होता है जो प्लेस ऑफ सेटिंग, क्या चीज़ है, सेक्शन नंबर 13, इसमें होता है रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है ना, अदर दैन असिस्टेंट कलेक्टर या फर्स्ट ग्रेड, इसकी जो होती है ना, मतलब इसका अपना रूम ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में होगा। ये आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कलेक्टर जो होता है ना, ये फर्स्ट ग्रेड को कहा जाता है। जो फर्स्ट ग्रेड होता है ना, ये असिस्टेंट कलेक्टर की पावर को इस्तेमाल करता है। ये आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड तहसीलदार को कहा जाता है, सेकंड ग्रेड ये मतलब इसको नायब तहसीलदार को, जो असिस्टेंट कलेक्टर है ये 17 का होता है, और इसको फर्स्ट ग्रेड को एडिशनल चार्ज भी दिया जाता है असिस्टेंट कलेक्टर का, 5 साल सर्विस हो जाए या 10 साल दूसरे साल। उसका प्रोसीडिंग हेल्ड ऑन हॉलीडे, जो इनकी प्रोसीडिंग होगी ना रेवेन्यू ऑफिसर, वो मतलब अगर हॉलीडे पे भी करेगी, उनकी जो होगी इनवैलिड नहीं होगी, ये प्रोसीडिंग लीगल प्रोसीडिंग होगी। ये आपको बता दूं, और ये हॉलीडे पे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 33 में क्या चीज़ है, सील्ड करेगी गवर्नमेंट, अगर किसी ने कोई पे नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करेगी। रेवेन्यू ऑफिसर शुड बी शील्ड साइज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सील शुड बी यूज बाय द कैश ऑफ द सच रेवेन्यू ऑफिसर। इसके अलावा हमारे पास एक और भी चीज़ आती है, जो पोस्ट आती है, ये आपको बताता हूँ। जो कॉस्ट है, जो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, मे गिव एन पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। इसमें क्या करेगा, मतलब प्रोवाइडिंग इफ ही ऑर्डर दैट द कॉस्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग शुड नॉट फॉलो द इवन द रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर द ऑर्डर। ये आपको बता दूं। उसके अलावा प्लेंटी भी देगा 30 नंबर सेक्शन पे, और इसकी प्लेंटी की फीस कितनी होगी, 500 रुपीज। ये भी 500 रुपया एमसीक्यूज होता है यार। जो रेवेन्यू ऑफिसर है इसके पास पावर होती है यार, मतलब कोई चीज़ होती है ना, ये आपको बता दें, जो वकील होते हैं ये पेश ही नहीं होते हैं, ये एक तरीके ले जाते हैं, दूसरी तरीके ले जाते हैं, तीसरी ले जाते हैं, तो मतलब 8-10 इन्होंने तरीके इस तरह लेने। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास अथॉरिटी होगी, वो एक मतलब दिन के हिसाब से या मतलब तरीक के हिसाब से उससे प्लेंटी लगा देते हैं। वो प्लेंटी कितनी होती है, 500 रुपये से होती है। ये आपको बता दें। ये देखें, इस तरह हमने ये चैप्टर नंबर 4 कवर किया है। और कल जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो हमने पढ़ा है 4 में क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पढ़ा है सबऑर्डिनेट पढ़ा है, उसके बाद जो हमारे पास अपीयरेंस पढ़ी है, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है एविडेंस और प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये समन भी जारी कर सकता है, उसके बाद हमारे पास समन के तरीके होते हैं, उसके बाद हमारे पास एक और भी चीज़ होती है। ये वाली चीज़ें जो हमने कवर की हैं, ये सारी जो हमने
जो होते हैं लैंग्वेजेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर की। उसके बाद फिर हमारे पास डिफॉल्टर। उसके बाद फिर रेवेन्यू ऑफिसर ज़मीन पे जाता है तो क्या मतलब जो होती है ज़मीन वहाँ पे विजिट करता है, कितने दिन के अंदर वो नोटिस देता है। उसके बाद प्लेस ऑफ सीटिंग होगा। फिर हमारे सील्ड होगी। उसके बाद हमारे सील्ड होगी। उसके बाद फिर पोस्ट होगी, फिर प्लेंटी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स करें, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा।